Welcome to session 7 of Basic Principle of Accounting. Student, today we'll cover Bank Reconciliation Statement. आज हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में कुछ पढ़ेंगे. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है और इसका पर्पस क्या है. नाउ सी व्हाट इज़ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. बेसिकली बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ये ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर डेट पर बनाई जाती है. Particular date, that is to reconcile the balances as per cash book and as per the bank statement. बेसिकली क्या होता है कि बिजनेस एंटरप्राइजेज में जो रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शंस की, उसके लिए हमारे पास कैश बुक मेंटेन की जाती है. इस कैश बुक, ये जो कैश बुक है, मेनली 3 कॉलम कैश बुक मेंटेन की जाती है. 3 कॉलम कैश बुक. इस 3 कॉलम कैश बुक में बैंक कॉलम रहता है. दैट रिकॉर्ड ऑल द बैंक ट्रांजैक्शंस, राइट. सो ट्रांजैक्शंस विच इंक्रीज बैंक बैलेंस, दीज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इन बैंक कॉलम. जो भी हमारा कैश बैलेंस बढ़ता, बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, इफ बैंक बैलेंस इंक्रीज, it will be recorded on the debit side of cash book in the bank column. And transactions which decreases bank balance, that will be recorded on the credit side of cash book. So balance of bank column, that is called bank balance as per cash book, right. So ये जो बैलेंस है ये हम मेंटेन करते हैं. ऐसे ही जो बैंक है वो कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन करता है. कस्टमर्स रिकॉर्ड विल बी मेंटेन्ड बाय बैंक, राइट. सो ये जो कैश बुक का बैंक का हमारा बैलेंस रहता है और जो बैंक कस्टमर रिकॉर्ड रखता है और इसमें जो कैश का बैलेंस रहता है, वो दोनों हमारे मैच करने चाहिए. लेकिन ये कभी कभी ये डिफरेंसेस शो करते हैं. ये दोनों बैलेंसेस जो होते हैं ये कभी कभी डिफरेंसेस शो करते हैं, राइट. तो इन डिफरेंसेस की वजह से इनके डिफरेंसेस के कॉजेज क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट, दैट विल बी शोन इन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. नाउ कम्स टू what we have to do while preparing bank reconciliation statement. You have to start with one balance, जिसको हम बोलते हैं कैश बुक बैलेंस और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. Debit balance as per cash book, and we will make the adjustments in this balance always. Additions or deductions will be done in this balance only. So and come to other balance as per bank statement. Now comes to the purpose for BRS. What is the purpose of BRS? The need and importance of bank reconciliation statement is it brings out any errors that may have been committed either in cash book or in the passbook. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने से हमें ये पता चल जाता है कि हमने कहाँ पर गलती की है. पासबुक में गलती की गई है या फिर कैश बुक में गलती की है. सेकंड इज एनी अनड्यू डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक्स विल बी शोन अप बाय द रिकन्सिलेशन. कोई भी चेक में डिले हुआ है, चेक यहाँ बिजनेसमैन ने भेज दिया क्लियरेंस के लिए, लेकिन बैंक से अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो ये चीज़ भी हमारी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में शो हो जाती है. अ रेगुलर रिकन्सिलेशन इट डिस्करेजेस द स्टाफ ऑफ द कस्टमर और इवन दैट ऑफ द बैंक फ्रॉम एम्बेजलमेंट. कोई भी घपलेबाजी से, कोई भी फ्रॉड से
बचाती है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर ये एक रेगुलर प्रैक्टिस की जाए तो कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता बैंक में, बैंक के बिहाफ पे। Then reconciliation, it also helps the management to check the accuracy of the entries made in the cash book, क्योंकि कैश बुक में जो हमने बैंक के कॉलम में एंट्रीज की है वो सब मैच होनी चाहिए हमारे बैंक कॉलम के कैश बुक से। तो यहाँ से हमें एंट्रीज की एक्यूरेसी का पता चल जाता है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का पता चल जाता है कि हमने कितनी एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है। एंड वी कैन ऑल्सो कीप द ट्रैक ऑफ चेक्स एटसेट्रा विच मे हैव बीन सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। नाउ कम्स टू ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो हमने डिफरेंसेस की बात की कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक यस एंड कैश कॉलम ऑफ बैंक और यू कैन से पासबुक, इसमें क्यों डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो पहला सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दैट इज चेक इशूड टू सप्लायर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। समटाइम्स क्या होता है कि हम चेक इशू कर देते हैं क्रेडिटर्स को एंड इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ what cash book. It will be recorded on the credit side of cash book on the date of issue of check, on the date of issue of check। लेकिन but the bank comes to know about this एंड डेबिट कस्टमर्स अकाउंट, वो तभी डेबिट करेगा जब बैंक में वो प्रेजेंट किया जाएगा। कस्टमर का अकाउंट तो वो तभी डेबिट करेगा, कस्टमर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड ओनली व्हेन द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बट लेकिन अगर जब तक चेक प्रेजेंट नहीं होगा तब तक हमने यहाँ पे कैश बुक में तो क्रेडिट साइड पे दिखा दिया लेकिन बैंक की पासबुक में डेबिट साइड पे नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, दोनों में डिफरेंसेस आएंगे। सेकंड इज चेक डिपॉजिटेड टू बैंक फॉर कलेक्शन। दैट मीन्स कि हमने डिपॉजिट करा दिया चेक कलेक्ट करने के लिए, तो ये कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे हम, डेबिट साइड पे, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम, इन बैंक कॉलम, ठीक है। तो ये डेबिट साइड पर शो कर देंगे, लेकिन डिपॉजिट तो करा दिया हमने चेक बैंक में कलेक्शन के लिए, लेकिन क्या हुआ कि बैंक ने अभी तक उसको हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, तब भी हमें ये डिफरेंसेस नज़र आएंगे। थर्ड थिंग इज चेक रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली, नॉट येट इंटीमेटेड। कई बार क्या होता है कि हम अपने कस्टमर्स को ये इंटीमेट कर देते हैं कि आप डायरेक्टली अपनी पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि कस्टमर्स ने डायरेक्टली बैंक में जाके चेक्स जमा करा दिए, चेक्स डाल दिए, लेकिन बैंक ने अभी तक इंटीमेट नहीं किया, बैंक की तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं आया कि हमने आपकी तरफ से चेक्स रिसीव कर लिए। तो इससे क्या होगा, हमारा बैंक कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड जो होगी वो हमारी कम शो हो रही होगी, और जबकि पासबुक में जो हमारा अमाउंट होगा वो ज़्यादा शो हो रहा होगा। तो इससे क्या होगा, डिफरेंसेस नज़र आएंगे। सिमिलरली इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, हेयर ऑल्सो समटाइम्स वी इंस्ट्रक्ट बैंक कि आप हमारी बिहाफ पे पेमेंट कर दीजिए। समटाइम्स बैंक makes payment on behalf of customers। कभी कभी क्या होता है कि बैंक हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को समझते हुए हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर देता है। अब अगर बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी को करता है तो इट मीन्स कि हमारा जो बैलेंस होगा, बैलेंस इन पासबुक,
तो रिड्यूस हो जाएगा कैश बैलेंस। लेकिन जो हमारा बैंक बैलेंस इन कैश बुक होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि बिजनेसमैन को या कस्टमर को तो मालूम ही नहीं है कि बैंक ने हमारी तरफ से कोई पेमेंट कर दी है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो बैलेंस होगा वो डिफर करेगा इससे बैंक की पासबुक से। सिमिलरली डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली, दैट मीन्स कि जैसे हमने बात की इससे पहले पेमेंट की, इसी तरीके से बैंक जो है डायरेक्टली चेक्स रिसीव करता है। तो जिस भी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा उसने क्या किया कि हमारे अकाउंट में यानी कि बिजनेसमैन के अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया। लेकिन इससे क्या होगा, हमारा जो कैश बुक का बैंक बैलेंस होगा, बैंक बैलेंस वो हमारा डिक्रीज्ड होगा और पासबुक में कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड तो बैंक ने हमारी बिहाफ पे रिसीव कर लिया, उसने तो रिसीव कर लिया जिससे कि पासबुक का कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया। लेकिन अदर साइड हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग डिविडेंड, तो उससे क्या होगा, हमने तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो इस वजह से हमारा जो बैलेंस होगा वो रिड्यूस्ड होगा, तो भी हमारे डिफरेंसेस आ जाएंगे। नाउ कम्स टू द बैंक चार्जेस नॉट येट इंटीमेटेड, दैट मीन्स कि कभी कभी बैंक जो हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर कभी कभी हमारे जो चेक्स डिसऑनर हो जाते हैं उसके ऊपर कुछ चार्जेस काट लेता है वो, दैट मीन्स कि बैंक ने हमारे अकाउंट से अमाउंट डेबिट कर लिया लेकिन हमें नहीं बताया, तो उसकी वजह से कैश बुक बैलेंस क्या होगा, कैश बुक बैलेंस इंक्रीज्ड होगा। कैश बुक में जो बैलेंस होगा मीन्स जो बैंक का कॉलम होगा वो क्या होगा, इंक्रीज्ड होगा। लेकिन जो पासबुक में होगा, पासबुक में बैलेंस जो है वो डिक्रीज्ड होगा कैश का, तो ये फिर से हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। मीन्स ये इक्वल होने चाहिए ना, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस दोनों मैच करने चाहिए, लेकिन अगर ये मैच नहीं करेंगे तो हमारे डिफरेंसेस आएंगे। सिमिलरली चेक्स डिसऑनर्ड बट नॉट येट इंटीमेटेड, कभी कभी क्या होता है कि किसी भी गलती की वजह से जो हमने चेक डिपॉजिट कराए हैं तो वो क्या होते हैं, डिसऑनर हो जाते हैं। डिसऑनर का मतलब कि बैंक रिटर्न द चेक्स to the customer. Sometimes there may be an error in check, like आपने signatures ठीक से नहीं किए या जो उसमें फिल करना था उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कुछ मिस्टेक कर दिया है, एरर कर दिया है, तो जिसकी वजह से ये हमारा चेक्स डिसऑनर हो गए। अब चेक्स डिसऑनर हो गए तो बैंक ने तो हमारा बैलेंस रिड्यूस कर दिया होगा, मतलब डिसऑनर हो गए, हमारे पास आ गए, लेकिन हमारे पास ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसकी वजह से फिर ये हमारा दिखाएगा डिफरेंस। नाउ कम्स टू एक्सप्लेन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपके लिए कुछ 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपको एक्सप्लेन करने होंगे। ये हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है आपने, मीन्स बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में होती क्या है और किस वजह से डिफरेंसेस आते हैं, ये सब आपको एक्सप्लेन करना होगा। और सेकंड थिंग है कि इसका पर्पस क्या है मेंटेन करने का, दिस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, दिस इज द you have to explain the purpose of maintaining bank reconciliation statement, and thank you.